हाँ, स्पेशल केसेज में नंबर 1, यानी विशेष स्थिति में नंबर 1 लिख लो। देखो, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो, ध्यान दो यहां देख लीजिए जल्दी से। जी आपके पास क्या है, जी कोई पृष्ठ है और जी विद्युत बल रेखाएं बहुत सारी ऐसी आएंगी सामने से, समझ रहे ना बात को। यहां पर देखें तो जी आपका जो समतल पृष्ठ है, ध्यान से समझने पहले बात को, जी पृष्ठ है आपका, इससे कैसा कोण बना रहा, 90 का बन रहा कि नहीं बन रहा। तो जी क्या आ रही है यहां से बहुत सारी विद्युत बल रेखा, यानी ई कह दो, ई वेक्टर आ रहा है इस साइड से, ठीक है। आर पार निकलेंगे यहां से रेखाएं, इस पृष्ठ से निकल जाते ना, तो यानी सीधे निकलेंगे तो क्या जाएगा, सीधे ई जाएगा। और जो क्षेत्रफल का सदिश कहां हो, ये भी बाहर जाता है लंबवत बाहर की ओर, यानी इसका सदिश कैसे, ऐसे ही तो बनेगा ऐसे। तो यानी आपका इस साइड क्या होगा, ई वेक्टर की दोनों की दिशा सेम होगी कि नहीं होगी। जब दोनों की दिशा सेम तो थीटा बराबर 0 ना, तो दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा आपके पास फाई ई बराबर, क्या सिखाया था अभी सूत्र में, ई ए कॉस थीटा, लास्ट वाला जो निकला था, यही निकला ना। अब क्या करेंगे हम, ई एक थीटा की जगह कितना रखेंगे, 0, तो फाई ई बराबर क्या बनेगा, ई ए, कैसे कॉस 0 का मान 1। आगे बात समझ में कि नहीं आया। तो आपको याद रखना, उसमें मैंने क्या लिखवा है कि जब कोई भी आपके पास समतल पृष्ठ है, वो अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत शब्द आ रहा होगा, क्या आ रहा, लंबवत, तो ऐसा नहीं आके नीचे थीटा बराबर 90 रख दो, ठीक है, क्योंकि 90 की वहां लैंग्वेज लिखी लंबवत, तो आंसर 0 रख रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर एंगल किसके बीच लेते हैं, कोण किसके बीच बना हुआ, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच, इस पृष्ठ से नहीं लेते। यहां से विद्युत बल रेखाएं आ रही तो ये यहां से देखेंगे तो यहाँ लंबवत दिख रहा, लेकिन एंगल कोण किसका लेंगे हम, जी वेक्टर बहुत सारे निकल लो, क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा जो होगी, यानी ई और ए के बीच का कोण लेंगे। आगे बात समझो, दूसरा कैसे लिखिए पड़ा, इसको टाइप करो, कैसे काम की चीज है बहुत। यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर 90 अंश, तो थीटा बराबर 90 अंश। हाँ, आप ध्यान से समझ लो पहले एक बार कैसे। बाई दफे मैं आपसे कह रहा हूं कि जी पृष्ठ था ऐसी, कैसा था, लंबवत दिख रहा था, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया समांतर, देखो प्लेन में हो गया ना बिल्कुल इन रेखाओं के साथ। तो अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर जी तो विद्युत रेखाएं ऐसी ही चलेंगी, जी तो ऐसी चलेगी ना जैसे चल रही थी, लेकिन पृष्ठ लंबवत था, अब कैसे हो गया, समतल हो गया, बिल्कुल समांतर हो गया ना प्लेन बिल्कुल। अब इसका क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे जाएगा, क्यों, क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही जाता ना, क्षेत्रफल का बाहर की ओर ऐसे जाएगा, और ये रेखाएं ऐसी आएंगी, तो एक मार्कर ऐसे खड़ा है। अब दोनों के बीच कितना, यानी ई वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच 90 आ गया ना, आ गया ना समझ में। तो यानी थीटा बराबर 90 है, तो थीटा बराबर 90 रख लीजिएगा। तो देखो फ्लेक्स कितना बनेगा अपना, इस बार हमने क्या पढ़ा था, फाई बराबर, इस बार सूत्र वही याद करो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, सीधे पूरा लिख रहे हैं ना अपन फाइनली, या फिर डी लगा दो, तो यहाँ पर डी करना पड़ेगा, कॉस हट जाएगा, बात तो एक ही है ना। हाँ, अब देखो ई ए कॉस थीटा की जगह 90, कॉस 90 अच्छे से पता होगा कितना होता बड़ा है, हाँ 0, तो बस याद रखना cos 90 की जगह अपन ने 0 रखा, तो पूरा मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो फ्लेक्स कब 0 होता है, जब कोई समतल पृष्ठ क्षेत्र के यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब 0 होता है, लंबवत होता है तो ये होता है, ठीक है, याद कर। अब ध्यान दीजिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास सूत्र क्या, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यहीं से निकाल रहे हैं अपन। देखो सबसे पहली बात, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक सबको आता, न्यूटन प्रति कूलम, यहां लिख देना, यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर, हाँ ई का मात्रक बताओ, ई क्या तीव्रता है ना विद्युत क्षेत्र की, तो इसका मात्रक तो मालूम ही है ना अपन को, कितना, न्यूटन प्रति, बटे कर देते ना प्रति को, और बगल में क्या लिखा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो सब लोग जानते मीटर स्क्वायर होता है। और cos थीटा क्या, कोण, कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, होता है नहीं, होता है नहीं होता है ना। अब देखो कितना आएगा, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में कूलम लगा दो, सही है।
क्लियर। अब बेमा की बात करते हैं जी, तो हो गया मात्रक। अब बेमा निकाल दें, इसकी बेमा कैसे निकालेंगे जी, क्या है न्यूटन यानी बल की बेमा क्या बनेगी ml, याद है ना ml t माइनस 2, बहुत बढ़िया, बल की याद कर लो इतने, ठीक है। और बगल में क्या लिखा मीटर, मीटर यानी लंबाई का होता मात्र, तो एल स्क्वायर करना पड़ेगा, और बटे यानी प्रति मतलब बटे कूलाम का क्या होता आवेश यानी 80, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर, क्यों, ठीक है। कैम ऊपर कितना बचा, एक एम बचा, सही है ना। और एल एक जी और दो जी, यहाँ से कितने हो गए, 3 हो गए, और टी कितने हैं अपने पास, 2 है माइनस के, और जी नीचे की पहुंच जाएंगे तो -1 और हो जाएगा, ए भी ऊपर पहुंच जाएगा तो -1 जी भी हो जाएगा, सही है। और बराबर बचेगा आपके पास m, और जी रहेगा एल क्यू, और ये रहेगा t-3, और ये रहेगा a-1, तो जी होगी इसकी बेमा, ठीक, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं गॉस की प्रमेय वैसे है क्या, नॉर्मली फिर लिखते हैं, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या है कि जी किस में लागू होती, पहली बात। और देखो दूसरा तरीका ये है कि ये आपका जो चैप्टर, हम 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं शुरू के, पहला हो गया, ये दूसरा चल रहा है, ऐसे 2 और मिलेंगे अभी, ठीक है। 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जैसे जी आपका विद्युत वाला है, जैसे आप जब चुंबक पढ़ेंगे तो इन चारों चैप्टर का सीधे सीधे उल्टा चलना पड़ेगा अपन लोगों को, तो बहुत जल्दी सीख जाते फिर वहां पर भी गॉस का नियम है, ठीक है। जब परीक्षा में नियम आता है गॉस का नियम, तो तुम्हें कैसे पता चला इसका कि उसका, वो परीक्षा में लिख के आता है कि स्थिर विद्युत में गॉस का नियम समझाइए, तो स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा चुंबकत्व में गॉस का नियम समझाइए, तो फिर वहां पर होगा, मतलब अलग अलग क्षेत्र में नियम एक ही है लेकिन क्षेत्र अलग अलग बटेगा। इसलिए ध्यान रखने वाली बातें हैं कि यहाँ अगर हम ये चीजें समझ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से दूसरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर हालांकि आप कभी कभार ऐसा लिख देता, कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा रहता स्थिर विद्युत, ठीक है, यानी स्थिर विद्युत, वैसे ही पता है चैप्टर 1 स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं यूनिट। तो स्थिर विद्युत में जो गॉस की प्रमेय है वो ये बताती है कि अगर अपने पास कोई एक आवेश है, क्या है, कोई एक आवेश, मान लो ऐसे कोई आवेश है, और यहाँ से एक ऐसा पृष्ठ मान लिया, हमने कल्पना कर ली कि मान लो जी आवेश चारों साइड से घिरा हुआ है किसी से, यही हम कहते हैं कि हमारा ये रूम बिल्कुल बंद है, न कहीं से खिड़की खुली है, न कहीं से गेट खुला है, न कहीं से इसमें कोई मतलब खुला हुआ क्षेत्र, पूरा लॉक है, ठीक है। हम कहते हैं कि इसके बीच में हमने या कहीं पर फर्श में क्या दीपक जला दिया, क्या जला दिया, दीपक जला दिया, तो इसका जो उजेला होगा वो क्या करेगा, इसमें पूरा भर जाएगा, पूरी तरीके से भर जाएगा ना। और बाई दफे अगर हम मान लीजिए रूम नहीं होता तब क्या होता, तब चारों साइड फैल जाता। तो यानी प्रकाश क्या करता है, प्रकाश जो है पूरी एक कोशिश करता है कि मैं चारों साइड से निकल जाऊं, यही करता ना पूरी कोशिश करने का। तो इसी टाइप से ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा है तो जी जस्ट दीपक की तरह बिहेवियर करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक दीपक की तरह। और इससे जो विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है कोई आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा उसके पास, वो आवेश के ऊपर डिपेंड करता, प्लस है तो बाहर जाएंगी रेखाएं, अगर माइनस है तो अंदर आएंगी, यही होता कि नहीं होता रूल। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ से होकर के जो आवेश है तो ये चारों साइड से क्या, एक हमने काल्पनिक यानी कल्पना कर ली कि कोई क्षेत्र है, तो यहाँ से आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे पास होगा, ठीक है। और ज्ञान एक और आ गया अपने पास, पिछले अभी हमने परिभाषा में विद्युत फ्लक्स में पढ़ा था कि किसी भी एक एसोसिएटेड सरफेस, मतलब किसी भी एक आपके पास कोई क्या क्षेत्रफल है या कोई हम कहते हैं क्या है पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ से जितनी भी वह रेखाएं पास होती थी उनकी जो संख्या वो फ्लक्स होती है। सब डेफिनेशन तो यही है ना कि जितने ही पृष्ठ से होकर के जितनी रेखाएं गुजरेंगी वो क्या कहलाएंगी, फ्लक्स कहलाएंगी। तो पक्का है कुछ रेखाएं यहाँ से गुजरेंगी, कुछ यहाँ से, ऐसी ऐसी चारों साइड से गुजरेंगी, तो फ्लक्स भी हमारा चारों साइड से गुजरेगा। तो गॉस ने ये नियम दिया था कि अगर मेरे पास कोई आवेश है और वो कोई आवेश जो है वो आपका कैसा बंद है चारों साइड से, जैसे गोला मान ले, गोला के अंदर बीच में केंद्र में रख दिया आवेश, चारों साइड से घेरा कि नहीं, गेंद के अंदर अंदर मान लो, ठीक है, तो चारों साइड से घेरा माना जाएगा, क्लोज्ड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड है, वो क्लोज्ड है कि नहीं, चारों साइड से बंद है, बंद पृष्ठ में, समझ गए ना बात। तो क्या होगा, इस आवेश की कारण चारों साइड क्या निकलेगी, वो तो चारों दिशा में निकलेंगे, क्या विद्युत बल रेखा, और विद्युत बल रेखा चारों दिशा में निकलेंगे तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है, क्या कहलाती है। तो उसने कहा कि इसके चारों ओर जो निकलने वाला फ्लक्स होगा क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स होगा, ये क्या होगा, फ्लक्स जो होता है वो आपका आवेश जो Q है उसका 1/ε0 गुना होता है, उसने ये बताया। हाँ, मतलब जो आवेश होगा इसके अंदर उसका 1/ε0 गुना करना है। आगे बात समझ में, गॉस साहब ने क्या बताया कि हमारे पास कोई एक आवेश है,
या बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं, लेकिन जितने आवेश होंगे सब बंद रहेंगे, ठीक है। और उसके चारों ओर जो पूरा पृष्ठ है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स वह आवेश का कितने गुना होगा, यानी उस आवेश, यानी जो आवेश होगा इसके अंदर जितना भी टोटल हो उस क्यू का 1/ε0 होता है। कितना होता है, ε0। अगर यहाँ 10 कूलाम होता तो 10/ε0 होता, 11 कूलाम होता अंदर 11/ε0 होता। हाँ, यहाँ पर मान लो अगर ऐसा होता +2 कूलाम -3 कूलाम और -4 कूलाम, तो इसको सॉल्व करते 2 -3 -4 माइनस के 7 और 2 -5 तो -5/ε0। राइट है, समझ में आ गई बात। तो इसने ये कहा है, बस अब बकवास चाहे जितनी लिख लो थ्योरी, मेन इसका सेंस है, ठीक है। तो अब लिखिए, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा, विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा क्या हो गया, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, जल्दी लिखो, फाई ई लिखते ना, नहीं मानता का फाई ई लिखते, हाँ, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घेरा हुआ कह सकते, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बहुत अजीब से लग रहा है ना देखने में कि ये तो बता नहीं जाना क्या लिख दिया, फ्लक्स तो वही है ना, ठीक है। और ये क्या है, ये समाकलन है ना, इसको अभी बीच वाले को भूल जाओ, गोला को, ठीक है, पर बता रहा हूँ, इस गोला को भूल गए, समाकलन बना, ये वाला यहाँ आएगा तो डी बन जाएगा कि नहीं बनेगा, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ डी आएगा, तो यानी डी फाई किसके बराबर हो गया, चेक करो आप, ई डी है, आ गई वही बात कि नहीं, ठीक है। और ये गोला क्यों लगाया, क्योंकि पृष्ठ कैसा था, चारों साइड से बंद, क्लोज, तो मैंने इंटीग्रेशन को क्लोज कर दिया। समाकलन तो ऐसे होता है, ऐसे लगा दो, इसका मतलब समाकलन भी बंद है, बंद का मतलब वो चारों साइड से हमारे आवेश को क्या किए, बंद किए, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है बराबर। ये चीज मैंने आपको बता दी, Q/ε0। नेट क्यों लगाया, क्योंकि उसके अंदर हो सकता 10 आवेश हो, 20 आवेश हो, तो हम क्या करें, हम तो टोटल सॉल्व करके रखेंगे नेट, इसलिए Q0/ε0। राइट है, चलिए कर लीजिए इसको, कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, ये Q आवेश है, विद्युत बल रेखा है, चारों साइड निकलेंगे, ठीक है। तो मान ली यहाँ पर इतनी सारी हम गूंथ नहीं रहे, एक कोई दिखा दे रहे, मान लो विद्युत बल रेखा दी गई इस दिशा में, चले गए, और हमने मान लिया कि यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इसके लंबवत होगा, तो लंबवत में मान लिया कि क्षेत्रफल वेक्टर थोड़ा सा, यानी कि क्षेत्रफल हल्का सा ऐसा है, इसको थोड़ा तिरछा कर लेते हैं, थोड़ा सही लिखेगा जी, कौन सी दिशा होगी, ई वेक्टर की। तो यहाँ मान लिया कि छोटा सा पृष्ठ, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल तो ये होगा चारों साइड से, लेकिन छोटा सा पृष्ठ है ना ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए होगा कि नहीं होगा डी ए। लेकिन जब वेक्टर लगाएंगे तो उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कुछ इस दिशा में बनाना पड़ेगा, समथिंग समथिंग, यहाँ से मान लो इस पृष्ठ से ऐसे, ठीक है, ऐसे डी ए वेक्टर बना लिया हमने, डी ए वेक्टर। अब जो थीटा होता है वो हमारा किन किन के बीच का होता है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच। मान लिया यहाँ पर थीटा हो सकता है, देखो ये कुछ नहीं कह सकते, थीटा का भी 0, हाँ, तो सब बाहर दिखाओगे, तो हम जब कोई चीज सॉल्व करते हैं तो पहले एक छोटे पृष्ठ के लिए करते हैं, हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते किसी चीज का इतना बड़ा फ्लक्स, इतना बड़ा तो निकाल नहीं सकते, पहले छोटे से एक टुकड़े का निकाल देते, फिर समाकलन लगाए, एक तरफ से खत्म, कहानी एक बार में सब निकाला था। जिसे हमें पता है कि हमें एक चीज का प्राइस मालूम हो गया तो हम 10 चीज का गुणा करके सीधे निकाल देते खटाक से। एक पेंसिल 10 रुपए की आ रही तो 1000 भी निकाल सकते, गुणा करके एक बार में निकाल सकते हैं ना। वही चीज यहाँ होता है, जब हम पृष्ठ की बात करते हैं तो एक पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले वो समाकलन के द्वारा, फिर एक इंटीग्रेशन लगाया तो पूरा निकल आता।
तो पहले एक छोटे टुकड़े की बात करते हैं, हमेशा किसकी करते हैं, छोटे टुकड़े की। तो क्लियर हो गया, आप ध्यान देना इस पृष्ठ से होकर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, डीए से। तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा थ्योरी लिखना, माना कि एक आपका कोई बंद पृष्ठ जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है, और जिसका घनकोण कितना है, डी ओमेगा। कौन बना रहा घनकोण, डी अवयव के कारण, ठीक है। और इस बिंदु पर यानी इस बिंदु पी पर हमने कोई बिंदु मान लिया जहां पर क्या है कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र और आपका जो क्षेत्रफल वेक्टर है इनके बीच बना हुआ कोण कितना है, थीटा। तो पहले फिगर को बना लीजिए, इसको फिर थोड़ा सा लिखना। माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश ए क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल वाले बंद पृष्ठ के भीतर, ए क्षेत्रफल वाले बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिसका अल्प क्षेत्रफल डीए है। हाँ, एक बिंदु पी है जिसका अल्प क्षेत्रफल डीए है, जिसका अल्प क्षेत्रफल डीए है, यानी कितना क्षेत्रफल है जिसका, डीए, ठीक है। आगे लिखो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व डीए वेक्टर के बीच कोण थीटा है, के बीच कोण थीटा है, ठीक है। अब छोटा सा तरीका, बस अब डेरिवेशन कैसे करते, इतना तो कर लोगे। अब डेरिवेशन करना कितना आसान है गॉस थ्योरम का, देखना कितने आसानी से सिद्ध होगा, यहां समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहां क्या लिखना है तुम्हें, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। सबसे पहले जितने भी डेरिवेशन होंगे इसमें क्लोज सरफेस वाले, बंद सरफेस वाले, तो पहला पॉइंट होगा फ्लक्स निकालना। क्या होगा, ये गांठ बांध लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए। पहला क्या होगा, फ्लक्स, किससे फ्लक्स निकलना है, इस डीए से, ठीक है, यानी कि डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है एवन। अब फ्लक्स का सूत्र क्या हो, क्षेत्रफल छोटा था तो फ्लक्स भी कैसा निकलेगा, छोटा सा, तो डी फाई लिखना पड़ेगा। तो फ्लक्स बराबर क्या हो, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। सही आया समझ में। अब दूसरा तरीका, जैसे हम डॉट वेक्टर हटाते हैं और डॉट हटाते हैं तो क्या आता, कॉस थीटा लग जाता। सही है ना, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ई का मान निकालना। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा, क्यू आवेश। इस क्यू आवेश ने आर दूरी पर एक बिंदु पी पर क्या उत्पन्न कर दी, तीव्रता, ठीक है। बिंदु पी पर तीव्रता का सूत्र बताओ, इसको फर्स्ट मान लो, बताओ बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र बताओ, ई वेक्टर बराबर कितना होगा, बता सकते हो, ई बराबर बता दो, वेक्टर, वेक्टर की जरूरत ही नहीं है अपने पास। एक बटे सूत्र तो याद है ना, आर जब दूरी है, क्यू बटा, यही होता ना, पिछले चैप्टर का है ना कॉन्सेप्ट। ई का मान हम इसमें रखेंगे फर्स्ट में, ठीक है। ई का मान समीकरण, यहाँ लिख लेना, ठीक है। ब्रिजेंद्र आ गया समझ में। अब ध्यान दो, यहां पर हम क्या करेंगे, वीडियो चालू है कि नहीं, और गया आ जाएगा। हाँ, तो डी फाई ई बराबर हमारे पास ई की जगह हम क्या रख लेंगे, 1/4 पाई, हाँ, और क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और बगल में क्या बचा, डी ए कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी ए और कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब एक काम करते हैं, जे हमारा जो फ्लक्स निकला है, ए फ्लक्स डी लगा, मतलब फ्लक्स कैसा, छोटा सा, छोटा सा तो छोटी सी पृष्ठ से निकला। लेकिन जो विद्युत बल्ले कहाँ, चारों साइड से, मतलब फ्लक्स तो पूरे चारों साइड से निकलेगा। तो हमें जो फ्लक्स निकालना है वो कैसे निकालना, पूरे बंद पृष्ठ से निकालना है। किससे निकालना है, पूरे बंद पृष्ठ से। तो यहां लिखेंगे पूरे बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से होकर
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा, अब डी हट जाएगा, डी हट जाएगा तो इस साइड क्या लग जाएगा, ऐसा वाला समाकलन तो होगा लेकिन बंद वाला, कैसे, चारों साइड से ढके हुए है ना, बंद है कि नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू आई होगा आर स्क्वायर और साथ में मिलेगा डी कॉस थीटा, राइट है। यहां तक क्लियर हो गया, तो इतना कर लें, अब जगह थोड़ा कम बच रही। पाई बराबर यहां पर बचा है आपके पास जे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, क्यू ही बाहर निकाल दो, तो Q/4 पाई कितना आ गया बाहर, Q ऊपर से निकला, 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे से निकला, फिर आ गया आपके पास क्लोज्ड इंटीग्रेशन, फिर क्या बचा dA बटे आर स्क्वायर। ध्यान करो कल वाली बात है खबर कि नहीं, है पता है, चाहे ऐसे कर लो कि डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। मैंने कल समझाया था कि अगर कॉस थीटा है तो नोट करके एक फॉर्मूला लिखा था, डी बटे आर स्क्वायर, कॉस थीटा लगा था तो डी ओमेगा बना था कि नहीं, चेक करो पहले अच्छे से। तो जी ऐसे ही रहेगा, डी ओमेगा आएगा इसकी जगह, ध्यान करो कल वाला फॉर्मूला आ गया, नहीं आया क्या, इसकी जगह हम ये चीज रख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नहीं। और आपको पता डी लगा तो छोटा तो होगा, क्योंकि डी ओमेगा कितना बहुत छोटा है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। हम धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे डी ओमेगा मिलाते जाएंगे तो ये पूरा कौन बन जाएगा, यानी डी हट जाएगा, ओमेगा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। तो ये होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये पूरा क्या होगा, डी ओमेगा यानी ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना, 4 पाई होता। अब कैसे पता 4 पाई होता जी, कांस्टेंट है ना, इसमें थोड़ी फर्क पड़ेगा कुछ, तो Q आपका फिक्स रहेगा, Q तो बदलने वाला नहीं है, R फिक्स है, ठीक है, पृष्ठ के फिक्स है कि नहीं। तो ये चीज जो R नहीं है फिक्स, R चेंज होगी, सॉरी इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला। Q पर आपका फिक्स रहेगा क्योंकि Q के अंदर पूरे एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर Q के अलावा दूसरा आवेश ही नहीं, Q तो फिक्स है कि नहीं, वो थोड़ी ना बदलेगा, तो Q हमने बाहर निकाल दी, कांस्टेंट होता है। जब समाकलन पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात क्लियर, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि हम चाहे जी कुछ बदले इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, कॉस थीटा आपका थीटा ऐसा है कि थीटा इसके साथ नहीं चला गया पूरा, इसके पूरा मान होता है ना डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का पूरा डी ओमेगा, तो डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर पूरे की जगह डी ओमेगा रख पाएंगे, आर इस पृष्ठ के लिए नहीं बदलेगा, लेकिन बकाया जी पृष्ठ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ के ऊपर डिपेंड करेगा, पृष्ठ के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर हमने क्लॉज लगा दी है तो हमने सीधे की पूरी की वैल्यू सीधे डी ओमेगा के बराबर कर दी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना, ओमेगा बराबर कितना होता, 4 पाई, पता है कैसे, और यहाँ पर देखो डी लगा है तो इसका ओमेगा निकालेंगे तो डी यहाँ हटा कर कर देंगे तो डी में ऐसा आ जाएगा समाकलन, देखिएगा डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा बटा कितना है आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ओमेगा हटाएंगे तो यहाँ पर ऐसे हमें करना पड़ेगा डी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं तो क्लोज्ड में आपका क्षेत्रफल डी और कॉस थीटा, यानी थीटा कितना होता है पूरा, अगर हम गोला मान लें तो 360 का होता है पूरा एंगल की, अगर हम बात करते हैं तो 360 यहाँ जाएगा और आर स्क्वायर मतलब आपके पास आ ही रहेगा, कॉस 360 का मान 1 होता है, होता क्या नहीं होता, 1 होता है, चेक कर लेना, ठीक है। और डी क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल चारों साइड का गोले का, तो गोले का क्षेत्रफल कल बताया था मैंने 4 पाई आर स्क्वायर होता, कितना होता, अच्छे से पता है हाई स्कूल में, वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा ने कितना दिया 4 पाई। तो इन सब झंझटों से अच्छा है कि आप ओमेगा इक्वल टू 4 पाई याद कर लें, ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसलिए मैं सीधे कॉन्सेप्ट में समझा दूं कि ओमेगा सीधे आपका 4 पाई होता है, आपको दुनिया का इतना नहीं रटना है। तो ओमेगा की जगह में क्या रख सकता, 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करा दिया मैंने, तो फाई बराबर क्या मिला मेरे को, बस ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ गए। यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, हाँ, यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश प्लस Q1 कोमा प्लस Q2, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश प्लस Q1, थोड़ा बेटा जल्दी लिखेंगे स्पीड से आज, ठीक है, प्लस Q1 कोमा प्लस Q2 कोमा प्लस Q3 प्लस Q1 कोमा प्लस Q2 कोमा प्लस Q3 कोमा माइनस Q4 कोमा माइनस Q4 कोमा माइनस Q5 Q प्लस Q1 कोमा प्लस Q2 कोमा प्लस Q3,
चाहे जी को लिख लो, उससे दिक्कत नहीं है। कॉमा माइनस Q4 कॉमा माइनस Q5 डॉट डॉट आदि स्थित हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब देखो विद्युत फ्लक्स को मैंने फाई समझाया था ना कल, क्या बोला था, नेट आवेश में पहले प्लस Q1 है ना अपने पास, क्या है प्लस Q1, फिर कितना था प्लस Q2, फिर प्लस Q3, फिर माइनस के Q4, फिर माइनस Q5, और मैंने कहा डॉट डॉट ऐसे है ना, इन सब का मैंने सॉल्व कर दिया, और इनका कितना गुना होता है पूरे का, अरे बताओ कितने गुना, 1/ε0 गुना 4 पाई, नहीं ठीक है। यानी अगर बहुत सारे आवेश होंगे तो ऐसे आवेश को सॉल्व करेंगे और ε0 मतलब Q की जगह ये चीज आ जाएगी। आगे बात समझ में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर बहुत सारे आवेश हैं बंद पृष्ठ के अंदर तो पहले आवेशों को सॉल्व करना है, ठीक है, फिर उसमें ε0 का भाग लगाना है, तो क्या मिलेगा, फ्लक्स मिल जाएगा। हाँ, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। देखो यदि बिंदु आवेश प्लस Q, यदि बिंदु आवेश प्लस Q पृष्ठ के बाहर स्थित है, यदि बिंदु आवेश प्लस Q पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बराबर 0। निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर 0, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि जब पृष्ठ से बाहर आवेश होगा तो याद कर लो कितना होता है, हमेशा 0 होता। नेक्स्ट अडंग डाली गॉस के नियम के अनुप्रयोग, हाँ बना लो नीचे, फायदे में रहोगे, समझ में आएगा कि बाहर रख क्यों। ठीक है बेटा, स्पीड से करो, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग माने होता है उपयोग करना, किसका उपयोग करना है, गॉस की प्रमेय का, समझ गए। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर Q/ε0, या फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E.ds बराबर Q/ε0। आगे बात समझ में, क्यों बेटा क्यों, ठीक है ना। हाँ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग डाल लिया, हो गया ये गुण। चलें आगे, इंग्लिश में लिख लो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ऑफ गॉसेज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ। इसमें देखो कुछ डेरिवेशन है जिसमें 3-4 डेरिवेशन अलग अलग करना, तो ठीक है। नंबर 1 डेरिवेशन डाल लो इसमें, नंबर फर्स्ट, पहला अनुप्रयोग याद रखना है। पहला अनुप्रयोग क्या है इसका, देखो अनंत लंबाई की हेडिंग डालना काले पेन से, नंबर 1 में देखो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार, एक समान आवेश से सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अनंत हाँ लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, डेरिवेशन बहुत आसान है, सीधे समझना। अनंत लंबाई का आपके पास कोई तार है, कितना है? अनंत लंबाई का। तो हमने मान लिया जी अनंत लंबाई का कोई तार हो गया, ऐसे बना देते हैं इसको, सीधी जल्दी काम करेगा। हाँ, मतलब अनंत लंबाई का कोई आपको क्या लेना? तार लेना। ले लिया मैंने। कितनी लंबाई का? मान लिया अनंत तक ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा। और कैसा है अनंत लंबाई का तार? एक समान आवेश, मतलब एक समान मतलब हर जगह एक जैसा आवेश है इस पर। ठीक है, जब किसी चीज को आवेशित करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलकर दूसरे में जाती है, दूसरे से इसमें आ जाता है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ पर। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो भी आवेशित होगा उस पर हम हमेशा कौन सा चार्ज लेते हैं? अभी तक पूरी फिजिक्स के अंदर प्लस। कौन सा लेते हैं? प्लस, यानी प्लस चार्ज हो गया। तो आवेशित हो गया पूरा तार। और आवेशित तार के कहां पर? निकट माने पास में। तो इस साइड देखें चाहे इस साइड, दोनों साइड निकट होता है। चाहे इस साइड कुछ दूरी पर ले लो बिंदु, चाहे इस साइड। तो हमने कहा यहाँ इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु है? P है। यहाँ पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? जैसी हेडिंग डाली वैसे चित्र बना लेना। उसने कहा अनंत लंबाई का कोई तार, मैंने बना लिया। कैसा था? एक समान आवेशित, तो मैंने एक जैसा आवेश दे दिया। और इससे कितनी दूरी पर? कुछ दूरी पर, यानी निकट में। निकट मतलब पास में कुछ बिंदु है, तो पास में हमने r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, जहां पर हमें क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। अब तीव्रता निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका ध्यान रखना। जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकालते हैं वहां से होकर एक पृष्ठ खींचा जाता। क्या खींचा जाता? पृष्ठ। और वो पृष्ठ ऐसे खींचा जाता है कि पूरे के पूरे जो हमारे पास आवेशित चालक था या जो तार था, इसको चारों साइड से बराबर स्थिति में ढक ले। कहने का मतलब जी बिल्कुल बीच में हो जाए। तो हम इसका कैसे बना सकते हैं? एक बंद पृष्ठ, यानी बेलन होगा। अगर बेलन बना तो बीच से निकल जाएगा। देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ से एक पृष्ठ खींच रहे हैं इस टाइप से, ऐसे जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी इस साइड बना लें। ठीक है, और यहाँ से यानी ऐसे हो जाएगा आपका बेलन इस फॉर्म में। अगर ये हमने जो बेलन बनाया है, कल्पना कर लेते हैं ऐसा पृष्ठ होता थोड़ी है। बताया था ना कि हम सिर्फ कल्पना करते कि अंदर आवेश है, बाहर से कोई इमेज करते हैं कि पृष्ठ होता है, वो फ्लैक्स निकलने लगता। इसी टाइप से हमने एक क्या कर दिया, कल्पना करी कि ऐसा कोई पृष्ठ बना लिया। गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं इसको। यानी जो आपके पास बंद पृष्ठ होता है चारों साइड से, उस बंद पृष्ठ का दूसरा नाम क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ। क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ। या लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस। इतनी बात समझ में आ गई? आप ध्यान देना, यहां से अगर मैं यहां तक की दूरी देखूं तो कितनी है? r। यहां से यहां तक देखूं तो r। अंदर भी यहां से अंदर देखूं तो r। सामने देखूं तो r। मतलब कहने का ये कि जैसे यहां से बहुत पतला तार इस मार्कर से होकर निकाल दिया जाए, आर पार यहां से होकर के, जो दिख रहा है ना आपको बिल्कुल बीच बीच, यहां से बहुत पतला तार आर पार निकाल दूं तो जी क्या कहलाएगा? पूरा बेलन हो जाएगा। उस तार के चारों साइड क्या होगा? सममित होगा, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ाया था मैंने, वही कहानी हो गई कि नहीं? अब ध्यान दो, जी पूरा तार पर क्या? एक आवेश होगा। कौन सा आवेश? मान लो प्लस की आवेश था पूरे तार पर, जो एक समान रूप से क्या है? वितरित है। अब यहाँ से r दूरी पर क्या निकालना है? एक बिंदु निकालना है, मतलब बिंदु पर तीव्रता निकालना। अब ध्यान देना, ये चारों साइड से पृष्ठ कैसा है? बंद है। तो अंदर पूरे में आवेश रखा है। ठीक है, तो अंदर आवेश है कि नहीं? पूरे में। तो अंदर जितने में आवेश है, ये आवेश क्या करेगा? बाहर चारों साइड से विद्युत रेखाएं निकलेगी। विद्युत रेखाओं का दूसरा नाम यानी फ्लक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? पहला डेरिवेशन मैंने आपको यही बोला, हर एक डेरिवेशन के अंदर पहले फ्लक्स निकलेगा, दूसरे चैप्टर के अंदर क्या निकलेगा? फ्लक्स। और फ्लक्स निकालने के पहले एक तरीका और समझाते, पहले डायरेक्ट पूरा फ्लक्स नहीं निकलता, छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ता। टुकड़ा लेकर के बाद में हम क्या करते हैं? उसका समाकलन करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया इस बिंदु P पर एक छोटा सा टुकड़ा मान के चलते हैं। इस बेलन का, कैसे बेलन हो गया चारों साइड से, तो बेलन के पृष्ठ पर में एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और इस टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? d लग जाएगा ये में। तो यानी इसका क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, तो ए के आगे हमने क्या लगाया? d लगाया। d लगाने का मतलब हो गया कि इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा हो गया। और इस पर कैसा आवेश है? धन आवेश। तो जो विद्युत फ्लक्स रेखाएं होंगी कहाँ जाएंगी? बाहर के अंदर की ओर आएंगी, बाहर जाएंगी। तो यानी विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा देखें इस बिंदु पर, तो जस्ट बाहर की ओर होगी। होगी क्या नहीं होगी? और अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दिशा भी ऐसी ही होगी। नहीं आया? जैसे मान लो अगर हम बात करें जी, हमारे पास बेलन है, अंदर इसमें क्या है? कोई तार रखा हुआ है। कैसा है? वो आवेशित है। तो यहाँ से जो अंदर से विद्युत रेखाएं निकलेंगी वो सीधे निकलेंगी, बिल्कुल सीधे आएंगी।
और यहाँ हमने कोई छोटा सा पृष्ठ लिया तो उसका एरिया वेक्टर भी तो जस्ट बाहर की ओर होता है, लंबवत। जैसे पृष्ठ होता है ऐसे बिल्कुल जस्ट बाहर की ओर, तो दोनों चीजें कैसी आएंगी, सेम सेम दिशा में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो कहानी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कोई पृष्ठ लें तो क्या होगा, यही कहानी यहाँ हो सकती है। देखो विद्युत रेखाएं बाहर जाएंगी, और यहाँ पर भी एक छोटा सा पृष्ठ लेके अगर समझने की कोशिश करें तो देखो क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही होगा और ई वेक्टर की दिशा भी ऐसे ही होगी। आगे बात समझ में। अगर हम यहाँ लेके देखें एक छोटा सा पृष्ठ तो क्या हो सकता है, यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा तो ये होगी कि नहीं होगी, कैसे यहाँ पर ऊपर वाला पृष्ठ जो हो जाएगा, देखो ये है जैसे जिसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। लेकिन आवेश प्लस तो ऐसी रेखाएं जाएंगी ना, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं तो ऐसे ही जाएंगी, नहीं आया, वो तो ऐसे ही जाएंगे, प्लस से दूर भागते हुए जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल की दिशा यहाँ पर चेंज हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो इतना फिक्र बना लो। चलिए माना पी क्यू एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार है, आवेशित चालक तार है, जिससे आर दूरी पर नहीं, जिसके पास, ऐसे लिख दूं, जिसके पास आर दूरी पर एक बिंदु पी है, देंगे अपनी लिख लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये ध्यान रखना कि आवेश कैसा बढ़ रहा था, रेखा में बढ़ रहा था, इसलिए लिख देना तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं, और अगर आपको लिखना हो तो मैं बता दे रहा हूं, तो लिखते रहना। देखो और लिखना चाहो तो मान लिया यहां से आर दूरी पर एक छोटा सा बिंदु पी पर क्या लिया हमने, पृष्ठ लिया, जिसका छोटा सा क्षेत्रफल डी है। आगे बात समझ में। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप लिखना चाहो तो और भर सकते हो थ्योरी में, लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले कितने पृष्ठ होते बेलन में, एक तो जो लुढ़कने वाला, देखो पहले ढोलक एक बेलन होते हैं, जो लुढ़कने वाला पृष्ठ, तो जो बक पृष्ठ ऐसे में समतल होते, ऐसे में समतल होते, तो फ्लैक्स कुछ ऐसे निकलेगा। ध्यान से सुन लो पहले, अगर अंदर आवेश रखा तो कुछ यहां से निकलेगा, कुछ यहां से निकलेगा, कुछ यहां से निकलेगा, मतलब ऐसे से निकलेगा, इस साइड से निकलेगा, आमने सामने से। तो जो टोटल पृष्ठ, तो पहले क्या निकालें, वक्र पृष्ठ निकालना ही बारी से, ठीक है। यानी वक्र पृष्ठ बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या निकालना है, कुल। अब एक दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर हम वक्र पृष्ठ ले रहे हैं तो फाई सी लिख दिया मैंने यहाँ पर, फाई माने फ्लक्स, सी माने कर्व, लुढ़कने वाला, ठीक है। मतलब जो लुढ़कने वाला होता है इसको कर्व बोलते, तो फाई सी लगा दिया शॉर्ट में। आगे बात समझ में। अब ध्यान रखना, मैं डी लगाऊंगा ना, क्योंकि मैंने पृष्ठ कितना लिया था, छोटा सा, तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी है ना। आपको दिमाग में आ गई ना बात अच्छे से। अगर छोटा सा डी लेंगे तो यहाँ भी डी लग जाएगा, और यहाँ से डी जैसे ही हटाएंगे तो एक तरीका से कहा था कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसे लग जाता ना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ ऐसे में, तो ऐसे में जो फ्लक्स निकल रहा है वो, यानी ये छोटे छोटे कितने पार्ट बनाना पड़ेंगे मुझको वक्र पृष्ठ के लिए, कई पार्ट बनाना पड़ेंगे। तो मैं क्या लगाऊंगा, समाकलन लग जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ई डॉट डी ए। आगे बात समझ क्लियर है। और बंद समाकलन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बंद का मतलब होता है वो चारों साइड से ढक जाए। अभी ऊपर खुला है, नीचे खुला है, जी वाला भर है, तो आप बंद नहीं लगाएंगे। समझ गए ना बात को। बंद का मतलब वो चारों साइड से पैक हो जाए, तब आप बंद लगाते हैं। जैसे कल गेंद के अंदर आवेश था तो चारों साइड से लॉक था, देयरफॉर आपने फ्लूइड इंटीग्रेशन ले लिया था। राइट है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। और एक दूसरा ज्ञान क्या सिखाया था कि जब वेक्टर हटाते हैं तो डॉट भी हट जाता है, और ईडी और बगल में कॉस थीटा और चिपक जाता है, सिखाया था कि नहीं। और ये भी सिखाया था, शायद आपको पता, थीटा क्या होता है, थीटा ई और डी ए के बीच का कोण, ठीक है। लेकिन हम कहाँ निकालेंगे कोण, वक्र पृष्ठ पर, तो कितना है, दोनों एक दिशा में, एक दिशा में तो थीटा कितना, 0 से कहा था कि नहीं। तो एक दिशा के लिए थीटा बराबर क्या रखना पड़ेगा,
जीरो अंश। अच्छा 90 देख रहा है दोनों जीरो, ठीक है। तो आएगा ई डी ए और यहाँ आएगा कॉस जीरो, राइट है। कॉस जीरो का मान कितना कितना होता है प्रिया? कॉस जीरो होता है 1, तो यहाँ पर आएगा फाई सी बराबर ई डी ए। क्लियर हो गया। और अगर सॉल्व करना चाहें अपन लोग तो यहाँ पर आने वाला है आपका ई डी ए, यानी कि ई को हम बाहर निकाल सकते हैं और क्या बचेगा समाकलन डी ए। और समाकलन डी ए का मतलब डी ए बहुत सारे करें तो जी वाला पृष्ठ आ जाएगा आपका पूरा, आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ई ए। आ गया, क्लियर हो गया जी। कौन सा फ्लक्स मिला? सिर्फ लुढ़कने वाले पृष्ठ से। अब यहाँ हमें समतल वाले पृष्ठ से निकालना है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ भी छोटा सा कोई पृष्ठ लेता तो इसका एरिया वेक्टर तो बाहर भागता क्योंकि लंबवत होता है पृष्ठ से, लेकिन विद्युत क्षेत्र ऐसे ही जाता कि नहीं जाता। तो यहाँ पर भी कहानी देखो, ऊपर भी कहानी देखो, दोनों 90-90 पे आ रहे। तो थीटा किस किस के बीच का कोण होता है? इसी के बीच का। तो थीटा यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो अगले केस में cos 90 जीरो, और cos 90 जीरो तो फ्लक्स भी, यानी यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकला और ना ही यहाँ से कोई फ्लक्स निकला। तो टोटल कहाँ से निकला? यहीं से निकला। निकला कि नहीं? तो अब लिखेंगे हम समतल पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स। निकलने वाला कुल पृष्ठ, कुल फ्लक्स लिखना पड़ेगा, कुल फ्लक्स। और फ्लक्स मैंने लिखा तो ये ना समझना कौन सा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स है क्योंकि विद्युत पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो डी और ई के बीच कितना कोण बनता है? जब ऐसे कोई चीज खड़ी हो जाती तो 90, हम भी जमीन पर खड़े तो 90 बना रहे धरती के साथ, ठीक है, समझ गए? यानी 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमें cos 90 लेना पड़ेगा। तो फ्लक्स का फिर सूत्र लगाएंगे, तो फाई लिख दिया हमने। और कैसा पृष्ठ है? समतल, जे वाला समतल, जे वाला समतल। तो समतल समतल मतलब क्या? प्लेन पृष्ठ। तो P4 प्लेन हो गया। फ्लक्स प्लेन वाले सरफेस का निकालना, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डी लगा दें या सीधे समाकलन कर दें तो पूरा निकल आएगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत टुकड़े बना सकते ऊपर वाली सरफेस में। अपन क्या कर दे? सीधे समाकलन लगा दें, ई वेक्टर और डॉट हटा दो, सीधे डी ए cos थीटा लिख दो, ठीक है। डॉट और वेक्टर हटाओगे तो cos थीटा। तो ऊपर का खत्म कहानी। अब नीचे वाले में देखो, कितना नीचे होगा तो फिर प्लस नीचे वाला भी कर दें, तो ये आएगा ई डी ए और cos थीटा। नहीं आया? ऊपर वाला भी और नीचे वाला, जी ऊपर वाला पृष्ठ हो गया और जी नीचे वाला हो गया। नहीं आया? आ गया ना? लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो होना है, खत्म हो जाना है अगली बार में, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। टोटल फ्लक्स निकालना, तो यहां पर देखो थीटा बराबर कितना आएगा? 90 समतल पृष्ठों के लिए। समतल पृष्ठों के लिए थीटा बराबर 90। अगर थीटा 90 तो यहाँ पर डालेंगे 90, तो 5 प्लेन सरफेस से कितना मिलेगा? ई डी ए और cos थीटा मतलब cos 90। अब आके नीचे सबको आता है कि जीरो होता, तो 5p कितना आ गया? जीरो। तो बंद पृष्ठ से निकालने वाला कुल फ्लक्स, हाँ, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताओ। कुल मतलब दोनों जोड़ना पड़ेंगे। कौन कौन पृष्ठ थे? एक लुढ़कने वाला, लुढ़कने वाले को फाई सी कहा था, और ऊपर नीचे समतल वाला जी फाई पी। दोनों जोड़ो, फाई सी कितना है बोलो? कुल फ्लक्स फाई के बराबर होगा ना, फाई बराबर फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स, फाई ई का मतलब विद्युत फ्लक्स। फाई लुढ़कने वाले पृष्ठ से, इस वाले से और समतल वाले पृष्ठ से, हो गया टोटल। फाई सी बोलो कितना था ऊपर? इसके पहले ई ए था, कितना था? जी वाला जीरो मिल गया ऊपर से, तो ये आया कि नहीं आया? फाई बराबर। क्लियर हो गया अच्छे से? हमें क्या निकालना है? हमें तो तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? लेकिन ये भी पता है ये पृष्ठ तो बंद है, और जब ये बंद पृष्ठ तो गॉस की प्रमेय तुरंत लागू होती है क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। क्या लिखेंगे? हाँ, गॉस की प्रमेय से। बताओ गॉस की प्रमेय क्या होती? फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ना, इसको सेकंड समीकरण बोलेंगे। और दोनों LHS फाई फाई है तो RHS बराबर हो गया। आगे बात समझ में जी? गॉस की प्रमेय क्यों लगाई? इसलिए लगाई कैसे भैया? ये पृष्ठ कैसा बंद है, और जब भी बंद पृष्ठ तो गॉस की प्रमेय तुरंत लग जाती, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में? गॉस की प्रमेय कब लगाना है? जब पृष्ठ कैसा हो? लॉग। ठीक है, ठीक है ना? अब यहां आ जाओ, फटाफट देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब जल्दी से देखना, दोनों बराबर कर सकते हैं हम, कर सकते कि नहीं? देखो जे फाई तो दोनों मान कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो ये काय के बराबर हो जाए? क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है, हमें तो तीव्रता निकालना है ना। क्या निकालना है? आवेश कैसा बढ़ रहा था आज रेखा में? तो कौन सा घनत्व? रेखीय आवेश घनत्व। इसको थर्ड मान के छोड़ दो। अब लगाओ रेखिक आवेश घनत्व।
रेखीय आवेश घनत्व या रेखिक लिख देना, रेखिक होता ना, रेखिक आवेश घनत्व क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा और क्यू बटा एल। देखिए हमें किसका मान निकालना है, क्यू का। किसका निकालना है, क्यू बराबर कितना आएगा बोलो, आ गया, लैम्डा एल यहां रख देना, ठीक है। तो इतना कर लो जल्दी से, थर्ड में रख दो फटाफट क्यू का मान। ठीक है, यहां लिख देना थर्ड में रखने पर, बहुत आसान चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना अपन लोगों को, ठीक है। थर्ड में रखेंगे यार योगेंद्र, क्या ये है ना, तो ई बराबर कितना बचा अपने पास, क्यू, और क्यू की जगह में क्या रख सकता है, लैम्डा इंटू एल और बटा कितना, एप्सिलॉन जीरो। यहां तक की बात एकदम खुल के समझ में आ गई। अच्छा मैं आपसे पूछो, ये क्या क्षेत्रफल है ना, कितना क्षेत्रफल होगा इसका, अगर मान पूछूं आपसे तो जी, कौन सा पृष्ठ है बेलन का, कौन सा पृष्ठ, वाक पृष्ठ 2πr/h, पुरानी क्लास का 10वीं का है ना, 2πr/h होगा कि नहीं बताऊं, उसका भी रख देंगे। और इस बेलन की लंबाई भी तो मान लो साहब, कितनी मान लो, एल, दर्शा देना चित्र में, ठीक है। कितनी लंबाई का, एल लंबाई का मान लिया। देखो हमने पूरा अनंत का छोड़ दिया, लेकिन इतने को लिया अभी फिक्स, ठीक है।